नमस्कार। 3 साल मोदी सरकार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस सरकार की सबसे टॉप प्रायोरिटी पे स्वास्थ्य रहा है और स्वास्थ्य में नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। क्या वो योजनाएं जमीन पर उतरी हैं, इसकी हम पड़ताल करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है डीडी न्यूज में आपका। आपका भी स्वागत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय आगे बढ़ रहा है पिछले 3 साल में। क्या ये नारा हकीकत में तब्दील हुआ है? क्या ऐसे कोई कार्यक्रम है जो सीधे जनता तक उसकी पहुंच हुई हो और उसको लाभ मिला? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने स्वास्थ्य नीति लाकर इस बात को तय किया कि पहले डिजीज सेंट्रिक, रोग सेंट्रिक विचार रहे करके हम हेल्थ के काम को कर रहे थे, उसको हमने प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर की तरफ हम ले गए। रोग से निरोग की ओर, हमारी काया निरोगी रहे, इस बात पर हमको जोर देने की ज़रूरत है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 बातों पर जोर दिया गया। एक कि हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम है, इसको एग्जॉस्टिव बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा जाए। इसमें हमने 7 किस्म की टीकाकरण से बढ़ा करके इसको 12 किस्म के टीकाकरण कर दिया। इसमें हमने IPV जोड़ दिया, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसमें हमने मीजल्स रूबेला जोड़ दिया, इसमें हमने रोटा वायरस जोड़ दिया। इस देश में लगभग 10 लाख बच्चे डायरिया के शिकार होते हैं। 1 लाख बच्चों की कम से कम जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अब हमने रोटा वायरस जोड़ा है तो डायरिया से हम बच्चों को बचा पाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने निमोनिया से बचने के लिए, निमोनिया लगभग अंडर 5 मॉर्टेलिटी में 16% बच्चे जो हैं उनकी जीवन लीला समाप्त होती है, तो उसको भी हमने निमोकॉकल कॉग्निजेट वैक्सीन, इसको भी हमने जोड़ा है। तो ऐसे 4 किस्म, जेई एडल्ट्स को जोड़ा है। इस तरीके से 4 नए किस्म के यानी 12 किस्म का टीकाकरण किया गया और 2 करोड़ बच्चे साल में पैदा होते हैं। सबको हम इस तरह का टीकाकरण करके आने वाले समय में स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत का लक्षण बनेंगे। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का काम शुरू किया है। 30 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं उनका हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग होगा उनका सबसे पहले हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो हर बीमारी की जड़ बनती है और आगे जाकर के कॉम्प्लिकेशन होती है। 30 साल की उम्र में लगभग इसमें आदमी को की स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, 100 डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आने वाले समय में देश के हर नागरिक को हम 1.25 अरब की जनसंख्या में लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या जो 30 साल से ऊपर है, उनको हम स्क्रीनिंग करेंगे फॉर हाइपरटेंशन, फॉर डायबिटीज़, फॉर सर्विक्स कैंसर, फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड फॉर ओरल कैंसर। तो ये हुआ प्रिवेंटिव पार्ट। ये जब प्रिवेंशन शुरू होगा तो डिजीज़ बर्डन घटेगा क्योंकि टाइमली इंटरवेंशन शुरू होगा। ये हमने रोग से निरोग की ओर जाने के हम प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने रोग के बारे में भी विचार किया है। जैसे हम एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी करेंगे, हम एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस करेंगे, हमने इसको टाइम बाउंड किया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जैसे डायलिसिस, अब आम गरीब आदमी डायलिसिस की व्यवस्था नहीं करा सकता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने डायलिसिस के लिए विशेष योजना शुरू की और साल भर में लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें हम लगभग ऐसे कोई 400 यूनिट्स हैं जहां हम 8 मशीन्स, 12 मशीन्स इस तरीके के हमने हॉस्पिटल्स में दी हैं। और उस प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत लगभग 1,15,000 मरीज़ों को हम 10 लाख से ज़्यादा डायलिसिस सेशन दे सके हैं और BPL के मरीज़ों का मुफ्त डायलिसिस हो रहा है। तो यह एक आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा राहत का कारण है। और हम 400 यूनिट्स को ये दे करके खुश नहीं हैं। हमारे पास इसके लिए आर्थिक व्यवस्था हर ज़िला अस्पताल और आने वाले में सब डिविजनल हॉस्पिटल में भी इसकी व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है। हम तैयार हैं। ये प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत 10 लाख सेशंस और
कुल मिलाकर के बीपीएल पेशेंट्स जो हैं उनको मुफ्त डायलिसिस कराने का व्यवस्था की है। कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ये लगभग कोई 300 डिस्ट्रिक्ट्स तक हुआ है, लेकिन इसको हम बढ़ा करके 600 डिस्ट्रिक्ट्स तक ले जाना चाहते हैं और हमने सब तरफ ऑफर दे रखा है। स्टेट्स गवर्नमेंट्स को इसमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है और उसमें काम करने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान के भी एक कार्यक्रम उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चलाया है। हर महीने की 9 तारीख को हम जो गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो प्राइवेट गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, वह गवर्नमेंट फैसिलिटी में आकर 9 तारीख को माताओं की, जो गर्भवती माता हैं, उनका फ्री एंटीनेटल चेकअप कराएंगे। और इसमें लगभग 3,500 से ज़्यादा गायनोकोलॉजिस्ट जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है कि वो इसमें काम करें। 45 लाख एंटीनेटल चेकअप्स हो चुके हैं और जिसमें से 2.5 लाख ऐसे हैं जो हाई रिस्क पेशेंट्स थे जिनको डिटेक्ट किया गया है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान, इसको भी हम लोगों ने चलाने का प्रयास किया है। ये आईएमआर एमएमआर को एक तरह से ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को भी रेट को भी कम करेगा और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को भी कम करेगा। और वैसे भी हमारा जो आईएमआर है, एमएमआर है, टीएफआर है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, ये दुनिया में जितनी तेज़ी से घट रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। इस तरीके के हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो मिशन इंद्रधनुष पे थोड़ा समझाएंगे, क्या अभी 5 से 6% इम्यूनाइजेशन बढ़ रहा है जब से आपने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है? मैं मिशन इंद्रधनुष से पहले अगर 2 बातें अगर जोड़ लूँ, अमृत एक हमारी योजना है, जिस अमृत योजना के तहत हम मेडिसिन को बहुत सस्ते दामों पर हम दे रहे हैं। लगभग 90 से 60% ब्रांडेड मेडिसिन कम उस पर दी जा रही हैं। 179 करोड़ की मेडिसिन लगभग 19 लाख पेशेंट्स को हम लोगों ने दिया है, प्रेस्क्रिप्शंस को एंटरटेन किया है, जिसमें 105 करोड़ रुपए का फ़ायदा पेशेंट्स को हुआ है। इस तरीके की हम अमृत योजना को चला रहे हैं। वैसे ही आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने स्टेंट्स को दाम उसका रोका है। ये जो नॉर्मल स्टंट्स है वो 7,000 रुपये का मिलेगा और जो हाई एंड का स्टंट्स है वो भी 29,000 से ज़्यादा में नहीं मिल सकेगा और ब्रांडेड स्टंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके का भी हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया है। एक प्रोग्राम जो आम गरीब आदमी को के लिए राहत देगा वो है फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़। और फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में सब सेंटर में, पीएचसी में, सीएचसी में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम लगभग 7 तरीके के सब सेंटर में टेस्ट से लेकर के 50 से अधिक टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये मुफ्त कराएंगे। और उसी के साथ साथ हम दवाई, लगभग 50 दवाई सब सेंटर से लेकर के 600 दवाइयाँ, 600 मेडिसिन फ्री हम मेडिकल सप्लाई करेंगे, लोगों को देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कितनी तीव्र गति से हेल्थ एश्योरेंस की तरफ हम चले हैं और हम हेल्थ की एश्योरेंस दे रहे हैं, हर तरीके की हम फैसिलिटी दे रहे हैं। जहाँ तक आपने इंद्रधनुष की बात की, इंद्रधनुष में हमको 7% का लाभ 1 साल के अंदर हुआ है और हम रेगुलरली उसमें हम, क्योंकि हमारी जो रिजल्ट्स आते हैं इंद्रधनुष के वो 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं। तो वो 2 साल बाद जो है वो आएंगे और 2 साल बाद हम उसमें से पता कर पाएंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 3 to 4 to 5% और 7% का इंक्रीज हम लोगों ने किया है। तो ये एक कवरेज में बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी एक समीक्षा बैठक की, उसमें उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं। क्या आपको लगता है कि 2020 तक जो रफ्तार से आप चल रहे हैं उस लक्ष्य को, जो 100% टीकाकरण है, उसको आप पूरा बिल्कुल करेंगे? करना ही है। और या कोई रणनीति में बदलाव करेंगे? रणनीति में ही बदलाव करना है, एग्जॉस्टिव करना है, उसको और जिसको बोलते हैं कि उस पर और जोर देने की ज़रूरत है और वही स्वस्थ भारत के लक्ष्य को तय करेगा। उसमें हम कटिबद्ध हैं। क्या ऐसे भी है जो कुछ डिस्ट्रिक्ट को और सेलेक्ट किया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा कम टीकाकरण हुआ है और वहाँ पे टारगेट? वही स्ट्रैटेजी, ढूंढ कर उन बच्चों को ढूंढना जो टीकाकरण से बच जा रहे हैं या बचे हुए हैं, उनको ढूंढ करके करना। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं, वो मोहल्ले वाइज भी हैं,
उसमें हम लोगों ने बहुत सी हमको लेसन्स पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान मिली हैं, उनको हम सबको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या शिशु मृत्यु दर कम करने में जो आपका किलकारी है वो इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव है। किलकारी में लगभग 72 मैसेजेस हम ऑडियो टेलीफोन के माध्यम से देते हैं माताओं को। हमारे यहाँ मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, MCTS उसको बोलते हैं। लगभग 24 करोड़ माताएं इस ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत उसमें रजिस्टर हुई हैं। 2 करोड़ माताएं एट एनी गिवन टाइम प्रेग्नेंट होती हैं। उनको हमारे तरफ से मैसेज आता है पहले मंथ में कौन कौन सा उनको टीकाकरण कराना है, कौन कौन सी बातों का सावधानियां रखनी है। ऐसी उनको डिलीवरी तक के सारे मैसेजेस उनको उनके मोबाइल पर जाते हैं। आशा वर्कर्स उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर करके हमारे को उस रजिस्टर कराती हैं। MCTS के माध्यम से उनको किलकारी योजना के तहत डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको मैसेज जाता है और वो मैसेज से वो फॉलो करती हैं। आपके ही कोई संगठन जो है टीकाकरण पे सवाल उठाता है कि अंधाधुंध टीकाकरण करते जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद वेस्टर्न कंपनियों के दबाव में ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है ये उचित? नहीं, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है। हम लोगों ने सारी बातों की बारीकियों को देखा है। हमारे यहाँ बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी है। कमेटी के साथ साथ एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स कोई एकांगी में और कोई अकेले में नहीं विचार करते हैं, सब लोगों से चर्चा करके करते हैं। पब्लिक हेल्थ के दृष्टि से होता है और इसीलिए तो हमारे इंडिकेटर्स इंप्रूव कर रहे हैं। ये ऐसा तो है नहीं बट वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्थ इश्यूज। इसलिए कहीं कहीं कोई गलत विवेचना हो जाती है, उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम रोबस्ट है और हम अपने सभी हाई पावर्ड कमेटी के तहत इन विषयों को, जो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने विषयों को रखिए, सबको का जांच परख करने के बाद ही हम किसी प्रोग्राम को अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डालते हैं। मिशन इंद्रधनुष उन बच्चों के लिए जो छूट जाते हैं, इनको रेगुलर इम्यूनाइजेशन में कैसे लाएंगे? इसके लिए रेगुलर इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलता रहता है। ये जो बच जाते हैं उनको कवर करने की जरूरत है और जो एक बार कवर हो जाते हैं वो रेगुलर इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस में आ जाते हैं। फेजेस में इंद्रधनुष प्रोग्राम में हम उनको रजिस्टर में ढूंढते हैं जिन माताओं ने आना छोड़ दिया है, जिन माताओं ने बच्चे को जन्म जरूर दिया है लेकिन वो सब सेंटर पर नहीं आए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके हम करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये वार्ता फिर जारी रहेगी। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सर, हाल ही में नई स्वास्थ्य नीति आई है जो पिछले 15 साल बाद एक स्वास्थ्य नीति आई है। क्या लक्ष्य है इसका? देखिए, स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात यह थी कि हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ से पिछले 15 सालों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर प्रेशर बढ़ा और बराबर का जोर पड़ा। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में बढ़ करके आया। और तीसरा, हम डिजीज़ स्पेसिफिक थे, जैसा मैंने पहले बताया, तो हमको प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ जाना है।
हमने इन तीनों की तरफ ध्यान दिया है और तीनों की तरफ ध्यान दे करके यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के तहत हेल्थ एड्रेसिंग दी हेल्थ इश्यूज हमने किया है। यूनिवर्सल का मतलब है सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाना, और उसी को पूरा करने के लिए फिर चाहे वो जितनी भी योजनाएं हैं मदर एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट की दृष्टि से, अर्ली स्क्रीनिंग, जैसा मैंने बताया कि अर्ली स्क्रीनिंग होगी, 5 किस्म की स्क्रीनिंग होगी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होगा, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी दी जाएगी। ये सब कुछ उसी के कंपोनेंट के तहत आता है जिसमें हमने उसको करने का प्रयास किया है। इस हेल्थ पॉलिसी के तहत हमने ये तय किया है कि हम अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, अपने वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री, इन सब के साथ तालमेल रख करके पोल्यूशन कम करें, वेटनरी की दृष्टि से जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है वो कम हो, उसी तरीके से एग्रीकल्चर की दृष्टि से जो हमको सहयोग चाहिए वो सहयोग मिले, एनवायरनमेंट में हमको जो सहयोग मिल सकता है तो वो मिले, तो हम बीमारी को घटा सकेंगे। ये इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन हुआ है। एलोपैथी का व्यक्ति आयुर्वेद को रेफर कर दे, आयुर्वेद का व्यक्ति एलोपैथी के लिए रेफर कर दे। को शेयरिंग का मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन में दोनों व्यवस्था होना, तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमने डिजीज को टारगेट ओरिएंटेड कर दिया है। अब हमने ये बीमारी इस साल समाप्त करेंगे, ये बीमारी इस साल समाप्त करेंगे, यानी इट इज ए फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी विच हैज कमिटेड इटसेल्फ, और उसको हमने काम किया है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या आपके पास जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, संसाधन है, उसमें ये कर पाएंगे आप? यही कर, इसीलिए हमने 2.5 ऑफ द जीडीपी बजट, इसको भी हम टाइम बाउंड करेंगे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जो स्वास्थ्य नीति है, ये सिर्फ अकेले में अंधेरे में तीर मारना नहीं है, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखते हुए हम उस व्यवस्था में कैसे अपना रास्ता निकालेंगे, कौन सा हमारा रोड मैप होगा, उसको बताता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल आता है सर कि स्टेट का सब्जेक्ट है स्वास्थ्य, स्टेट अपना पल्ला झाड़ता है, सेंटर अपना पल्ला झाड़ने लगता है। आज भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति अच्छी नहीं है, सेकेंडरी की नहीं है, जिसका असर सीधे आपके टर्सरी पड़ता है, सीधे एम्स पे पड़ता है जो दिल्ली वाला है। क्या इसको नीचे स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर करने की कोऑर्डिनेशन राज्यों के साथ बेहतर करने के, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, तो कोई ऐसी रणनीति बनेगी? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमने पूरी ताकत लगाई है, प्रदेशों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक और टेक्निकल सहायता उनको पूरी दी जा रही है। हर स्टेट को हमने बाध्य भी कर दिया है कि वो खर्च करें, नहीं तो अगला पैसा नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से जो हम उनको एक प्रेशराइज कर सकते हैं, एक विद इन द लिमिट, क्योंकि भारत सरकार पैसा दे रही है तो भारत सरकार ये चाहेगी भी कि वो जमीनी स्तर पर उसका फायदा मिल सके। ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, तो उसमें राज्य से बेहतर तालमेल हो पाएगा? करना पड़ेगा, और हम तो अपने तरफ से, पहले तो जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तब विचार ये था कि कहीं ना कहीं हम इस मानसिकता से काम करते थे जैसे प्रदेश के ऊपर हम अपनी बात को दबा रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार में अंतर ये आया है कि हम कोऑपरेशन से चल रहे हैं, हम उनको पूरा समर्थन देते हैं और जो उनको आवश्यकता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नए एम्स की घोषणा आप लगातार करते जा रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन पिछले एम्स ही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। भारत सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध है एम्स को खोलने के लिए, और फेज्ड मैनर में हम एम्स खोल रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ तक एम्स का सवाल है वो ऑपरेशनल हो गए हैं, 6 एम्स ऑपरेशनल हो गए हैं। एक बात ध्यान रखिए कि ये इंस्टीट्यूशंस ग्रो करने में 10 साल मिनिमम लगता है। फैकल्टी आती है, फैकल्टी ग्रो करती है, फैकल्टी में एम्स का कल्चर डेवलप होता है, हमने मेंटर्स लगाए हैं, आज बहुत सी बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ जो नियुक्तियाँ की गई हैं, तो आज 6 एम्स तो अच्छे से ऑपरेशनल हो गए हैं और आने वाले समय में बाकी एम्स भी ऑपरेशनल होंगे। जिला अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात हो रही है, कोई आपके पास ऐसा है जो दिख रहा हो कि राज्यों में इतना काम हो चुका है, ये अस्पताल अपग्रेड हो चुके हों? मैं अपने स्टेट की बात कर दूंगा। 3 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। 2 मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति आ गई है, तीसरे की इंस्पेक्शन चल रही है। बड़ा परिवर्तन आ रहा है,
बहुत ग्रास रूट लेवल पे जब हम सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 150 करोड़ रुपए देते हैं, उस हॉस्पिटल की तस्वीर ही बदल जाती है। डॉक्टरों की कमी की बात हमेशा होती है कि बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है देश में। मेडिकल एजुकेशन में MCI में एक्ट अभी तक आने वाला है, उसकी क्या स्थिति है, कब तक वो आएगी? वो आएगा, उसकी तैयारी चल रही है, उसको फाइनल स्टेज पे कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन सीटें बढ़ने में लगभग 10,000 सीटें हम लोगों ने बढ़ाई हैं। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेजेस जोड़े हैं, बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस नए खुले हैं। PG की सीट्स एक साल में 5,000 सीट्स बढ़ा दी गई हैं। आपकी सरकार में नीट एक बड़ा कदम माना जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे भी इश्यूज हैं। कई बार राज्यों की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उसमें कुछ तब्दीली करे, कभी छात्रों के आसपास। किस तरह से आप इसको निपट रहे हैं? देखिए, नीट बहुत ही अच्छा भारत सरकार का निर्णय है और सोचा समझा निर्णय है। इससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, गांव के गरीब लोगों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सुविधा बनी है, कॉमन काउंसलिंग हो गई है। इसलिए अब कोई भी अर्थ के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो भारत के विद्यार्थी जगत के लिए, आम व्यक्ति के लिए, आम परिवार के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा हो गया है। अब जब ऐसा होता है तो उन लोगों का स्वार्थ भी टकराता है जो इसमें मेडिकल एजुकेशन में करप्शन कर रहे थे, जो सीटों का खरीद फरोख्त चलता था। तो वो उनके पास तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उन आर्ग्यूमेंट्स में अगर कोई ताकत होती तो जनमानस उनके साथ खड़ा होता। जनमानस ने मोदी सरकार जी की इस बात के लिए तारीफ की है और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं लोग कि आपने नीट लागू किया। ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है। मेंटल हेल्थ भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनी जा रही है। क्या खास है इस बिल में? देखिए, बहुत ही क्रांतिकारी बिल है, बहुत प्रोग्रेसिव बिल है और इसमें जो मेंटल पेशेंट है उसको हर तरीके से एक सिक्योर करने का और उसको सुविधा प्रदान करने का ये बिल है। सबसे पहली बात कि स्टेट जिम्मेवारी लेता है कि किसी भी मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम को, मेंटल हेल्थ के इलनेस को स्टेट उसके खर्च को वहन करेगा, यानी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी देना ये सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल पेशेंट्स को इंस्टीट्यूशन में रखने के बजाय कम्युनिटी में ही उसका इलाज हो और उसको उसमें सेफ्टी देने की कोशिश की गई है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ये हम बिना कंसेंट के एडल्ट्स को नहीं दे सकते हैं और बच्चों को तो दे ही नहीं सकते हैं। किसी भी मेंटली पेशेंट को, इल पेशेंट को हम उसको चेन नहीं कर सकते हैं। जिसको मेंटल हेल्थ की इंस्टीट्यूशन चलानी है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको मालूम होगा हज़ारों ये झाड़ फूंक वाले हर एक तरीके का इलाज शुरू कर देते हैं। ये सब कानूनन अपराध होगा। अब ना आप किसी को चेन कर सकते हैं, ना आप किसी को मार सकते हैं, ना आप किसी को पीट सकते हैं। कॉम्पिटेंट डॉक्टर ही मेडिकल को देखेगा। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम। लेकिन डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। उसके बावजूद 1300 के करीब हम इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे उनको, हम बढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की संख्या। लेकिन सबसे पहली बात ये, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास चले जाओ जो जानते कुछ नहीं है और वो आप हमारे पास ही आएंगे। हमारे उस वर्कलोड को लेने के लिए तैयार हैं, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे कि सुसाइड जिसको अभी कानूनन अपराध माना जाता था उसको हम लोगों ने मेंटल स्ट्रेस माना है कि कोई भी सुसाइड कमिट करता है या करने की कोशिश करता है तो वह एक एक्यूट स्ट्रेस के स्टेज में करता है, तो वो अपराध नहीं है, ये एक बीमारी है और ये एक मेंटल अवस्था है जिसमें वो करता है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड ये भी इसमें जोड़ा गया है। HIV बिल भी आपके मंत्रालय का एक उपलब्धि के रूप में गिना जाता है, इसमें क्या खास प्रावधान है? HIV बिल में भी HIV पेशेंट को कोई आप किसी पब्लिक ऑफिस से लेने से रोक नहीं सकते हैं, कानूनन अपराध होगा। ये आप उसको उसके खिलाफ अब गलत वातावरण नहीं फैला सकते हैं, आप हेट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ वातावरण नहीं पैदा कर सकते हैं, आप उसको कानूनन किसी चीज़ से वर्जित नहीं कर सकते हैं। आप उसको राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, राइट टू एजुकेशन, सब चीज़ों का राइट आप उसको देखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पहले हम कंडीशनल ट्रीटमेंट करते थे, यानी जब उसकी स्थिति ब्लड काउंट CD4 अगर 500 आ जाता था तब हम दवाई देना शुरू करते थे। अब हमने किया है
टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, यानी जैसे ही टेस्ट करके पता चलेगा कि ये HIV पॉजिटिव है, भारत सरकार उसी समय उसको इलाज शुरू कर देगी। आपके दिल में ऐसा कौन सा टॉपिक है खासतौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय का जो आप चाहते हैं कि हम अपने कार्यकाल में इसको सभी विषय मैं अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहता हूं। कोई एक विषय पर कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे मैं अप्लायंसेस के रेट्स को कम करना चाहता हूं, स्टेंट्स में हमको सफलता मिल गई है, आगे और हम सफलता लेना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि मेडिसिन के रेट्स घटें, हम इसको और करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन में सीट्स बढ़ें, हम अपने कार्यकाल में इसको बढ़ा करके करना चाहेंगे। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेंट को लेकर बड़ी शिकायत आ रही है, लोग कह रहे हैं कि वो अमृत की दुकान में जाए ना, मिल जाएगा उनको। हमने अमृत की दुकान खोल रखी है, यही तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किया है। अगर कोई दिक्कत होती है, मैं फिर आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप किसी भी अमृत स्टोर में चले जाएं, वहां से टॉप मोस्ट ब्रांडेड स्टेंट्स उठाएं और उसको लेकर के आप उन डॉक्टरों को दे दें, बोलिए कि ये लगा दो मेरे को। स्वच्छ भारत और ये, लेकिन मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर भी इस बात को ध्यान में ले रहा हूं कि उनको ये स्टैंड्स लगाने पड़ेंगे। स्वच्छ भारत को जन स्वास्थ्य की नीति से कितना आप इम्पोर्टेंट मानते हैं? बहुत जुड़ा हुआ विषय है। स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छ भारत होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी का ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है और ये आंदोलन के रूप में चल रहा है। हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस में कायाकल्प के माध्यम से हॉस्पिटल के, अब आपने देखा होगा एम्स में गए होंगे, अब आपको एम्स का एक दूसरा एम्स दिखता होगा। सफदरजंग में भी हमने इम्प्रूवमेंट की है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी इम्प्रूवमेंट की है, अन्य स्टेट के भी हॉस्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो हम लोग मान के चलें कि आपके कार्यकाल में खासतौर पे और इस सरकार में जो सरकारी अस्पताल है उनकी जो छवि है, परसेप्शन है लोगों में, वो बदलेगी। हमने तो मेरा अस्पताल नाम से एक ऐप निकाल दिया है कि पेशेंट अपनी सेटिस्फैक्शन को हमको रजिस्टर कराए और हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। इतनी बड़ी जवाबदेही और इतना बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करना, ये अपने आप में सरकार की कमिटमेंट को बताता है। DD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।